कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है देखो क्या, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली यहाँ पे आपके लिए करवाएंगे क्या बच्चों, ये एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिक कराएंगे यानी कि P&L और बैलेंस शीट, और उसके आइटम्स का ऑडिट आपको करना सिखाएंगे कि कैसे होता है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें जो है वो बताना चाहता हूँ। बेसिक मतलब जो हमने बचपन में पढ़ ली थी, आइए वो बेसिक में आप लोगों को तैयार करवाता हूँ। बच्चों याद है आप लोगों को सबसे पहले एंगेजमेंट होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर मटेरियलिटी। कम ऑन बोलो हाँ के ना। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से करते हैं। कम ऑन बोल दो। देन इस समय क्या पता चल जाता है, हमें रोमम पता चल जाता है, और फिर इसी रोमम को बच्चों हम लोग क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स याद आ रहा है आप लोगों को, बोल दो। और इस रोमम को हम लोग रिस्पॉन्स कैसे देते हैं बच्चों, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बुला लो आप उनको, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी बुला लिया जाता है, बल्कि रिस्पॉन्स के साथ में लिख देता हूँ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और इस रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास दो बातें होती है बच्चों, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होता है हमारे पास सब्सटैंटिव प्रोसीजर। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में हमारे पास होता है टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। आई होप ये सारी बातें सबको याद है, गिव मी अ थम्स अप, बोल दो। बिल्कुल बेसिक है तो बिल्कुल बेसिक है। अच्छा इधर देखिएगा एवरीवन, जरा फोकस करिएगा बच्चों। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग चेक क्या करते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम लोग तीन कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। याद है बच्चों। और एक बात बताओ, मैंने इसमें आपको एक बात बोली थी ना कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो कोई असर्शन की कैटेगरी नहीं होती है। ये बात मैंने आपको बोली थी कि नहीं। ये ICAI ने जबरदस्ती बना रखी है, सिर्फ दो ही कैटेगरीज होती है, अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन। ओके कोई बात नहीं, हम उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। यहां पे बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ERCV OCACCOCCA। याद आ रही बातें, बोलो। ERCV किस किस को याद है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड व्हाट, वैल्यूएशन। ओके OCACC में क्या होता था, OCACC में क्या होता था बच्चों, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी। इस एक्यूरेसी को ICAI एक नाम से कभी कभी और बुला देता है, अपनी ही मर्जी से नाम बदल देता है। जैसे हम प्यार में होते हैं ना बच्चों, तो प्यार में हम बाबू, सोना, मोना कुछ भी बुला लेते हैं, ऐसे ICAI बच्चों इस एक्यूरेसी को मेजरमेंट भी बुला देता है कभी कभी। बोलो क्या बुला देता है, मेजरमेंट। ओके अच्छा जी। देन यहाँ पे आता था हमारे पास कट ऑफ, और एक आता था हमारे पास और आता था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ। आपको याद दिला रहा हूं सारी बातें। हमारी बच्चों एक्यूरेसी होती थी अमाउंट सही होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होता था अकाउंट सही होना चाहिए, और कट ऑफ होता था पीरियड सही होना चाहिए, अकाउंट अमाउंट पीरियड, अमाउंट अकाउंट पीरियड। याद आ रही है बातें। अच्छा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मैं तो प्रोटेस्ट में पढ़ाता हूं भाई साहब, मुझे पता है ये असर्शन का कैटेगरी है नहीं, बट फिर भी ये होता था अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड एक्यूरेसी। इसमें वही बातें जो है वो आ जाती थी, बोल दो। अच्छा जी 2 मिनट रुकिए। अब ये सारी असर्शंस बच्चों कौन देता है, ये सारी असर्शंस जरा मुझे चैट में बताओ, ये असर्शंस देता कौन है, ये असर्शंस देता कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बताओ ये असर्शन देता कौन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बस बस बस, बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है ऑडिटर, एक बच्चे ने लिखा है भाई ऑडिटर। मैं मिलना चाहूंगा इस बच्चे से, नालायक, दुष्ट, पापी। मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हें, अगर मिल गए ना बेटा आज तो रोस्ट है भयंकर, जान निकाल दूंगा तुम्हारी। ये असेशन कौन देता है भाई, ये असेशन मैनेजमेंट देती है। अच्छा इधर देखो, इन असेशंस को ऑडिटर, इन असेशंस के लिए ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है, इन असेशंस के लिए ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बोल दो हाँ क्या, बोल दो। और ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बच्चों ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करता है, AEIOU रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। याद आ रही है बातें। ए से क्या था, एनालिटिकल प्रोसीजर, एस से कौन सा बेटा, एस से 520, ई से क्या था हमारी इंक्वायरी, आई से इंस्पेक्शन, ओ से ऑब्जर्वेशन, यू से था रिकैलकुलेशन, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते थे। हाँ जी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते थे। रीपरफॉर्मेंस हम लोग क्या करते थे, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द क्लाइंट, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करके देखता था ऑफ द प्रोसेस ऑफ द क्लाइंट। कम ऑन। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन पूरा स्टैंडर्ड पड़ा है, ऐसे 505। कम ऑन गाइस जल्दी बोलिए। ये सारी बातें याद है आप लोगों को, सारी की सारी बातें याद है। बस बेटा इस चैप्टर में यही है, और यही सारी बातें उठा के
हम लोग किस पे लगाने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक आइटम पे लगाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट कैसे करोगे, तो आपके माइंड में रहना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, बैलेंस शीट आइटम है, मैं उसके क्या चेक करूंगा, ईआरसीवी चेक करूंगा, राइट। अच्छा, क्या बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सिर्फ ईआरसीवी चेक करने से ऑडिट हो जाएगा? नहीं, आप शुरू से चलो ना। पहले बच्चों आप इससे रिलेटेड आईसी को भी तो समझोगे, जिससे आप लोग रोमन पता लगा पाओगे क्या है, कम ऑन, यस और नो। और फिर हो सकता है आप आईसी को टेस्ट भी करो, कम ऑन, यस और नो। और फिर उसके बाद आप लोग आओगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे, यानी ईआरसीवी चेक कर लोगे, है ना। तो यही सारी बातें इस चैप्टर के अंदर है। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, पहले मैं आपको वो सारे नोट्स पढ़ा देता हूं। आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है इस चैप्टर की, और फिर बच्चों हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इस चैप्टर को उठा के फिनिश करना शुरू कर देंगे। आइए, सबसे पहले बच्चों आज के नोट्स की शुरुआत मैंने करी है किसके साथ, द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्या बेटा, असर्शंस। और असर्शंस क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, एम्बॉडिड इन दी व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं ये बात हमने पढ़ी हुई है पहले कि नहीं पढ़ी हुई है? क्लेम्स, दावे, कम ऑन, मैनेजमेंट के दावे, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, एम्बॉडिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट। और ऑडिटर इनको किस लिए यूज करता है कि भाई क्या क्या मिसस्टेटमेंट जो है वो हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके लिए ऑडिटर जो है इसको यूज करता है। कैटेगरी, सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कहां गई? अश्लील ग्लोबल वाला मीम देखा, ये सब दोगलापन है। आप चैप्टर नंबर 3 या 4 जो भी आईसी ने पहले पढ़ाया था उसमें 3 कैटेगरी बना के पढ़ाता है वो, लेकिन चैप्टर नंबर 9 तक आते आते बेटा कितनी कैटेगरी हो जाती है, 2। यानी आईसीआई शुरुआत में बोलता है कि भाई साहब कितनी कैटेगरी है, 3। कौन कौन सी? अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आप चेक कर सकते हैं उसके आईसीआई की स्टडी मैट में देख के। लेकिन चैप्टर 9 में आके बोलता है ओहो सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती है, अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन। और आपको बच्चों मैंने बचपन से क्या पढ़ाया है, कितनी कैटेगरी होती है, 2 ही तो होती है भाई। और याद है आप लोगों को मैं बोलता था प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अलग से एक कोई कैटेगरी नहीं होती, बल्कि दोनों में ये क्या बन जाती है, असर्शन। आप लोग बेसिक वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे एग्जैक्टली मैंने ये बात बोली है। और आईसीआई भी चैप्टर 9 में आके इस बात से अग्री कर जाता है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन बैंक में एक जगह पे आईसीआई ने एक असर्शन यूज कर रखी है, मेजरमेंट। बच्चा बोलता है सर ये मेजरमेंट कौन सी असर्शन है, आपने मुझे पढ़ाई नहीं। बेटा चैप्टर 9 में आके आईसीआई बोलता है ओहो वो एक्यूरेसी थी ना, उसकी जगह पे आप मेजरमेंट भी यूज कर सकते हो। कम ऑन। अच्छा चैप्टर 5 वो ओल्ड कोर्स का चैप्टर 9 चल रहा है, पहले ओल्ड कोर्स में चैप्टर 9 होता है, आई एम सो सॉरी। ये चैप्टर 5 है बच्चों, चैप्टर 5 है, वो पुराने सिलेबस का ना अभी तक थोड़ा सा इंपैक्ट है, तो वहां पे चैप्टर 9 हुआ करता था। एनीवेज, हाँ जी, तो चैप्टर 5 में आगे बच्चों आईसीआई आपको बता रहा है कि भाई 2 ही कैटेगरी है, कौन कौन सी, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन। डेजा वू हो गया, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इस चैप्टर के लिए मुझे ये लग रहा था कहीं मैं गलती से चैप्टर 9 ना बोल दूं, मैंने एक्चुअली बोल दिया, बिल्कुल ही डेजा वू हो गया बच्चों। तो आ जाओ जी, आ जाओ, यहां तक क्लैरिटी है, मुझे बताएं जल्दी से। आ जाओ इधर देखो, हाँ मोए मोए हो गया, एक तो मोए मोए वाला डांस करके दिखा रहा है। ईआरसीवी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ओसीएसीसी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और बच्चों ध्यान से यहाँ पे ए के साथ एक वर्ड और ऐड कर दिया, हाँ जी यहाँ पे ए के साथ एक वर्ड और ऐड कर दिया, मैंने बताओ क्या, कमांड टेल मी, जल्दी बता दो, एम। और उसे बोलते हैं मेजरमेंट। अब आपके मन में चल रहा है सर हमारे को बताओ पेपर में क्या करके आना है, यही तो ट्विस्ट है, पता ही नहीं, यही तो ट्विस्ट है भाई कहानी में। मतलब मैं समटाइम्स आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मैं बच्चों को क्या बोलूं। अब अगर कल को आई से बोले कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बताओ कितनी असर्शन होती है, तो भाई हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है, OCCA जो हमने पढ़ी हुई है, कम ऑन, ऐसा और लेकिन कायदे से। लेकिन बच्चों अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो भाई सिर्फ 2 ही कैटेगरीज ऑफ असर्शन है, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन। ओके, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर उसके अंदर की एक असर्शन है। पहले बताइए यहां तक क्लियर है, जो मैंने बोला बच्चों क्लियर है? अब इसमें रास्ता कैसे निकाले, भगवान ना करे आईसीआई बोले प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर असर्शंस बताओ, तो बेटा हम लिखाएंगे क्योंकि हमने पहले पढ़ी हुई है। हम वहां पे मना थोड़ा ना कर सकते हैं, नहीं नहीं तुमने तो चैप्टर 5 में बोला था प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वो सिर्फ असर्शन होता है, उसके कोई एक अलग से कैटेगरी नहीं होती। वो समझ थोड़ा ना आएगा किसी को, वो तो अपने भाई साहब किसी ने पुराने चैप्टर से वो डेटा निकालेंगे, हमने तो बता रखी थी OCAC, बोलो हाँ के ना। तो इसलिए बच्चों आपने, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं लेने का है, रास्ता ढूंढने का है, रास्ता सॉल्यूशन ढूंढने का है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है सबको, बोल दो पक्का। अगर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के सेशन पूछ लेंगे तो बेटा बता दोगे OCCA जो हमने पहले पढ़ी हुई है।
अगर आपसे पूछेंगे कि भाई प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज अ असर्शन बताओ, हम तो भी बता देंगे, वो अकाउंट बैलेंस में भी यूज होती है, ट्रांजैक्शन में भी यूज होती है। आ जाओ आगे चलते बच्चों। नाउ हाउ दीज असर्शंस आर चेक्ड और हाउ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज असर्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। AEIOU रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बाई चांस आपको मेरे ऊपर विश्वास ना रहा हो कि मास्टर झूठ बोल रहा है, तो आप लोग बच्चों चैप्टर 5 उठा के देख सकते हैं। चैप्टर 5 में आपको दिख जाएंगी ये सारी असर्शन एज इट इज लिखी हुई है, ICA के स्टडी मैट से। आ जाओ बच्चों, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। हाँ जी, A एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। U रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन बच्चे भूल जाते हैं, रिकैलकुलेशन में क्या होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। रिकैलकुलेशन बेटा हम लोग क्या चेक करते हैं, कम ऑन, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। रीपरफॉर्मेंस बच्चे भूल जाते हैं, रीपरफॉर्मेंस में क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ द क्लाइंट एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऐसे 505। कुछ नया नहीं पढ़ा अभी तक आपने पुराने वाले टॉपिक की बढ़िया से क्या कर ली है, रिवीजन कर ली है। यहां तक क्लैरिटी है, बोलिए हाँ के ना, कम ऑन एवरीवन। आ जाओ बच्चों आ जाओ, आगे चलते हैं। इधर देखो, एग्जांपल ऑफ इनकम स्टेटमेंट आइटम विद असर्शन। एक इनकम स्टेटमेंट आइटम उठाया इन्होंने, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, हाउ एज अ ऑडिटर यू विल ऑडिट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और व्हाट आर द असर्शंस व्हिच यू विल चेक एज अ ऑडिटर इन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नंबर 1, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ इनकम स्टेटमेंट आइटम, एंड व्हेन यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट इज अ इनकम स्टेटमेंट आइटम, शुरू हो जाओ। OCACC बोल दो हाँ के ना। और साथ में बच्चों एक फ्री आया इस चैप्टर में, वो क्या फ्री आया, जल्दी बताओ क्या फ्री आया। मारो मारो आंटी जी, मारो भरत को मारो मारो, बिल्कुल हाँ जी। साथ में एक और फ्री आया, और वो क्या फ्री आया, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बता दो मुझे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इजी। आ जाओ प्लीज बच्चों, प्लीज इधर देखें इधर देखें, बिल्कुल वही चीजें लिखी मैंने। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस समझ आता है सबको। अच्छा, आप लोगों ने शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ बच्चों, शेड्यूल 3 की नॉलेज है आप लोगों को, मुझे बताओ प्लीज। आपका एडवांस अकाउंट्स में शेड्यूल 3 है, मुझे प्लीज बता दो एक बार, कंफर्म करो। यहां पे मैं आगे बढ़ने से पहले, मैं इसको पढ़ाने से पहले, पता है क्या बताना चाहता हूं आपको, किन किन चीजों की नॉलेज जरूरी है बच्चों आपको इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। नंबर 1, सबसे पहले AS, एज्यूम कर लूं AS पता है, AS2 पता है, इन्वेंटरीज, बहुत बढ़िया। शेड्यूल 3 की नॉलेज जरूरी है, कंपनीज एक्ट की जरूरी है, ऑडिट की बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज क्या है बच्चों, रैप, फैप, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल, असर्शंस, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिट एविडेंस एंड जनरल नॉलेज। सर जनरल नॉलेज कैसे यूज आएगी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपको जो है आनी चाहिए, राइट। और नहीं आती तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे बैठ के उसका बेसिक आइडिया तो दे ही सकता हूँ आपको, ताकि एग्जाम में आप लोग परफॉर्म कर पाओ। आओ इधर आओ। तो अब बच्चों एक आइटम है हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट आइटम है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आप उसके ऑडिट में क्या क्या चेक करोगे, सबसे पहले तो अकरेंस चेक करोगे कि भाई ये जो इन्होंने खर्चा दिखा रखा है, ये एक्चुअली में ड्यूरिंग द पीरियड अकर हुआ भी था या नहीं, और ये एंटिटी को ही प्रिटेन करता है। ये वर्ड्स आपको याद आने चाहिए बच्चों, ये वर्ड्स आपको याद आने चाहिए। सेम बातें हम लोग पढ़ते थे, कोई भी खर्चा हो, कोई भी इनकम हो, हम अकरेंस चेक करते हैं, ये एक्चुअली में हुई थी या नहीं हुई थी, और हुई थी तो एंटिटी से ही रिलेट करती है या नहीं। ऐसा ना हो कि पड़ोसी के खर्चे तुमने अपने P&L में दिखा रखे हैं टैक्स को कम करने के लिए। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ के ना। ऐसा ना हो कि तुम भी भाई साहब जीरोधा के फेक स्क्रीनशॉट बना के ट्रेडिंग के कोर्सेज बना के बेचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं समझे क्या चलता है बच्चों मार्केट में, स्कैम। कि भाई साहब कुछ लोग बोलते हैं कि हम हैं भाई साहब प्रो लेवल ट्रेडर, और वो दिखाते हैं देखो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक दिन में जो है वो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में कर लीजिए एनरोल। अब मेरी बात समझो बच्चों, अब जब आपको कोई भी दिखाए कि भाई 10 लाख का प्रॉफिट कमाया मैंने, तो आप सबसे पहले उससे क्या बोलेंगे, वी नीड टू चेक द अकरेंस असर्शन दैट इट एक्चुअली अकर्ड एंड इट रिलेट्स टू यू। हेलो, बोल दो हाँ के ना। याद रखेंगे इस बात को, जल्दी बोलो, आ जाओ। अकरेंस, दूसरा क्या है बच्चों, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में सबको पता होना चाहिए, सबको। हम जब किसी एक्सपेंस की कंप्लीटनेस देखते हैं, हम क्या देखने चाह रहे होते हैं, हम क्या देखना चाह रहे होते हैं, कम ऑन, हम क्या देखना चाह रहे होते हैं, जल्दी बोलिए। कोई भी पार्ट, वेरी गुड वरुण, वेरी गुड, कोई भी पार्ट बच्चों आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हो अभी, जरा आ
आज रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। हाँ जी, कोई भी पार्ट जो है अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। मेरे साथ कोई भी पार्ट जो है वो अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। तो व्हेन वी आर गोइंग टू चेक द कंप्लीटनेस असर्शन ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, व्हाट आर वी गोइंग टू चेक? वी आर गोइंग टू चेक दैट देयर इज नो अनरिकॉर्डेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? बोलिए 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 बोलिए, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। कहां गया भाई ये? आ जाओ इधर देखो, कंप्लीटनेस देखते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हैव बीन फुली अकाउंटेड फॉर। इट शुड बी फुली अकाउंटेड फॉर। देन बच्चों एक्यूरेसी, और चैप्टर 9 में आके उसका एक नया नाम पड़ गया, बताओ क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो बेटा। मेजरमेंट। तो यहां पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई जो एक्सपेंस है वो कैलकुलेटेड है एक्यूरेटली, कोई भी एडजस्टमेंट होनी थी टीडीएस की, कोई भी और एडजस्टमेंट होनी थी, तो वो सारी एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है, मैथमेटिकली अमाउंट जो है वो सही निकला हुआ है। ओके, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या चेक करोगे? क्लासिफिकेशन में क्या चेक करोगे? अच्छा, मजे की बात बच्चों, आईसीआई ने जब ये अपने टॉपिक अपने बुक में डाला तो उसमें क्लासिफिकेशन के असर्शन लिखा गया। मैं कैसे खत्म कर दूं भाई क्लासिफिकेशन के सेक्शन को? हम तो जरूर देखेंगे कि भाई जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है और रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह दिखाया गया हो। कम ऑन बोल दो हाँ के ना, राइटली क्लासिफाइड होना चाहिए। एंड देन हमारे पास आता है बच्चों क्या? कट ऑफ। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ आपको पता है, राइट पीरियड। हाँ जी, कट ऑफ क्या है एक बार बोल दो बेटा? राइट पीरियड। मतलब आप लोगों ने अगर अगले साल का कोई एम्प्लॉय एक्सपेंस किया है तो वो इस साल के पीएनएल में शो नहीं होना चाहिए। राइट, अमाउंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द राइट पीरियड। इधर देखो, एक्सपेंस रिलेट्स टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। एंड फाइनली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये कहां से ला रहा हूं मैं सारी बातें? एनी गेसेस? एनी गेसेस? ये सारी बातें मैं कहां से लाऊंगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाली? शेड्यूल 3 से। राइट, और डेफिनेटली AS 15 की बातें भी इसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। एक बच्चा बोल रहा है AS 1। भाई इंप्लॉय एक्सपेंसेस को शेड्यूल 3 में जैसे बोला गया है वैसे डिस्क्लोज होना चाहिए, यानी कि उनको प्रॉपरली क्लासिफाई करना। सैलरी एंड वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड, एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज प्लान एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। व्हाट आई अज्यूम आपको बच्चों इनकी बेसिक नॉलेज है। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है। आई होप इसकी बेसिक नॉलेज अज्यूम कर लूं मैं। आप लोग कॉन्फिडेंस दोगे बच्चों तो देखिए, ये अभी अभी आपने एक 4 नंबर का क्वेश्चन कवर किया इस चैप्टर से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, बताओ जी बताओ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, आप उसका ऑडिट कैसे करेंगे? जो बच्चा समझ के बैठा हुआ है ना असर्शंस को, वो तो ऐसे कर जाएगा इस क्वेश्चन को। उसने देखा बहुत ही आसान है, OCACC प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ओ में क्या है? अकरेंस के एक्चुअली में अकर हुआ हो और एंटिटी से प्रिटेन करता हो। कम ऑन। फिर सी में क्या आया था बच्चों? सी में क्या आया था? कंप्लीटनेस के कोई भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी अकाउंटेड फॉर। फिर ए में क्या आया था? OCA, ए की जगह आप एम भी बोल सकते हैं, मेजरमेंट, कि भाई साहब अमाउंट जो है वो मैथमेटिकली सही कैलकुलेट कर रखो, वॉट एवर डिडक्शंस और वॉट एवर एडजस्टमेंट्स आर देयर। कम ऑन। अच्छा जी, देन उसका बच्चों हम लोग देखते हैं OCAC, ए आगे एक और सी आ गया क्लासिफिकेशन। आपका जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो राइटली क्लासिफाई होना चाहिए एज अ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा हुआ था। फिर उसके बाद एक और सी आगे बच्चों हमारे पास क्या था? कट ऑफ, अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द राइट अकाउंटिंग पीरियड। और लास्ट में आ गया प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एंड यहां पे थोड़ी मेहनत है कि आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वहां पे क्या बताई गई है। तो सैलरीज एंड वेजेस, contribution to provident fund and other funds, expense on employee stock option scheme and employee stock option purchase plan and staff welfare expenses। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आपको जरूर दे रखा होगा बच्चों आपके स्टडी मैट वगैरह में, एक बार रीड कर लो उसको, रीड कर लो। मैं याद करने को तो कहीं नहीं रहा, रीड कर लो बस उसको एक बार। बहुत मदद मिलेगी बच्चों इसके अंदर, बहुत मदद मिलेगी। अगर याद है तो वेरी गुड, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर हमें तो याद है, बहुत ही बढ़िया। ओके ओके, कुछ कॉन्फिडेंस बना इस पे, चैप्टर पे कैसे करना है इसको। आ जाओ आ जाओ, इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज। अगला पॉइंट देखते बच्चों, एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट आइटम विद असर्शन। एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट आइटम विद असर्शन, ये बच्चों एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में नहीं है, मैंने यहीं पे आपको डायरेक्टली दे रखे हैं। आ जाओ, इन्वेंट्री बैलेंस में सबसे पहले इधर देखो, एवरीवन अकाउंट बैलेंस असर्शन कौन से चेक करोगे? चैट में बताओ। बैलेंस शीट आइटम असर्शन कौन से चेक करोगे? यस, ERCV। साथ में एक और बोलो ना, साथ में एक और बोलो, एक और बोलो बेटा। यस, ERCV प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मुझे वो वाला मीम याद आ रहा है कि साडा कुत्ता कुत्ता तुहाडा कुत्ता टॉमी। मतलब जब हम बोल रहे थे असर्शन की 2 कैटेगरी है तो नहीं 3 है, और अब चैप्टर 9 में आके चुपचाप क्या करना पड़ गया आपको? भी 2 ही करनी पड़ गई। एनीवेज, कोई टेंशन की बात नहीं बच्चों, आ जाइए सर चेक करते हैं प्लीज। इधर देखो,
एग्जिस्टेंस बच्चों, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एवरीवन एग्जिस्टेंस। इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्टेड एट द पीरियड एंड। यही तो चेक करते थे, बिना देखे बता सकते हो आप लोग। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इन्वेंट्री के बिल किसके नाम पे होने चाहिए? क्लाइंट के नाम पे होने चाहिए। कंप्लीटनेस, 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 कोई भी इन्वेंट्री अनरिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए। बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन प्रॉपर हो। और बच्चों इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की बात चले, इन्वेंट्री और AS2 का बच्चों प्यार है, और जब एक आशिक की बात चलती है तो उसकी माशूका का नाम जरूर आता है। वाह क्या बात बोली है सर आपने। तो बेटा जब भी इन्वेंट्री की बात चलेगी और AS2 का नाम तो जरूर आएगा ही आएगा, और जब AS2 का नाम आएगा तो बेटा AS2 के साथ एक बात फ्री आती है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, दैट्स इट। जिनके मन से हायर की आवाज आ रही थी वो जाके छींटे मार के आए। आ जाओ जी प्लीज। देखो जी, एग्जिस्टेंस, इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट डेट एक्चुअली एग्जिस्टेड एट द पीरियड एंड। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, inventory is owned or controlled by the entity. Come on, inventory is owned or controlled by the entity. Check the purchase invoices are in the, हाँ जी, are in the what? Name of the client. आपको चेक करना है कि भाई परचेज इनवॉइसेस किसके नाम पे हो? क्लाइंट। अच्छा, all inventory units are held, all inventory units held by the entity should have been recorded and recognized appropriately in the financial statement, यानी completeness। जितने भी आपके इन्वेंट्री यूनिट्स हैं वो भाई साहब प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होने चाहिए और अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। वैल्यूएशन, इन्वेंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV एज पर AS2 इन्वेंट्रीज। कट ऑफ, कट ऑफ में क्या होना चाहिए? इंश्योर ईयर एंड इन्वेंट्री बैलेंस एक्सक्लूड्स इन्वेंट्री रिलेटेड टू अदर पीरियड्स। भाई 31 मार्च को हमारे पास वही इन्वेंट्री दिखाई देना जो रिलेट करती है, जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, वो बेटा हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सुनो, मान लो आपके घर में एक फ्रिज है और वो फ्रिज जो है वो खराब हो गया है, तो आपके पास जो है फ्रिज में बहुत सारे आइटम्स पड़े थे जैसे कि मिल्क, कर्ड एटसेट्रा। आप उस मिल्क, कर्ड एटसेट्रा को जाके पड़ोसी के फ्रिज में रखवा के आ गए, अरे रख लीजिए, एक दिन के लिए रख लीजिए, हमारा बस फ्रिज ठीक हो जाएगा फिर हम वापस ले लेंगे। वो मिल्क और कर्ड किसका है? तुम्हारा का पड़ोसी का? तुम्हारा है बेटा, तो तुम्हारे अकाउंट्स में काउंट होना चाहिए कि नहीं? कम ऑन। इसका मतलब थर्ड पार्टी इन्वेंट्री, थर्ड पार्टी के पास कोई इन्वेंट्री रखी हुई है वेयर हाउस वगैरह में, दैट शुड बी काउंटेड इन योर बैलेंस शीट। गेटिंग अ पॉइंट? यही सारी बातें बच्चों ने चेक करनी है। आइए जरा देखिए इधर, कट ऑफ इन, सर कट ऑफ इन बैलेंस शीट कैसे हो सकता है? यस, यही तो बेटा ICA की कला है। कट ऑफ इन बैलेंस शीट मतलब यहाँ पे देखो जो इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है ना, उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ वही इन्वेंट्री इंक्लूड हो जो 31 मार्च पे कंपनी को बिलोंग करती है। आ जाओ प्लीज। देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, फिर बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? शेड्यूल 3। कैसे कैसे आपने डिस्क्लोज करना है ये आपको आइडिया है? इन्वेंट्री ऐसे डिस्क्लोज की जाती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल एंड अदर्स, स्पेसिफाई द नेचर। डन। तो ये है बच्चों आपके लिए चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत, और चैप्टर नंबर 5 है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू मस्ट नो द बेसिक्स। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया कि आपको सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए रिस्क असेसमेंट, रिस्पॉन्स में आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑल द असर्शंस। नाउ जस्ट मॉडिफाई योर माइंड कि भैया चैप्टर नंबर 9 के लिए कितनी असर्शन है हमारे पास, कितनी कैटेगरी है? 2, और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दोनों के अंदर असर्शन बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अलग से कैटेगरी भी है। सर हम ऐसा क्यों ना करें? सर हम ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बेटा हम ये वो कोर्स कर रहे हैं जिसका नाम है सानुकी, राइट? मेरी बात को समझिए, अगर ICA ने पूछ लिया प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कितनी असर्शन होती है, आप क्या बोल के आओगे कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम कहीं पे 4 बताते हो, कहीं पे बोलते हो चैप्टर 9 में वो असर्शन की कैटेगरी नहीं है। तुम हाथ जोड़ो, बोलो देखो ICA है, पास कर देना, तुमने जो बोला मैं पढ़ के आया। ओके बोलो हाँ के ना। आ जाइए प्लीज बच्चों प्लीज। अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं बच्चों हमारे पास और क्या है। यहाँ बच्चों मैंने ना एक तो मैंने आपको बताई दी, आपको इन सब चीजों की नॉलेज चाहिए। एक बच्चों में थोड़ा सा काम ना और किया आप लोगों के लिए, कहीं शायद आपको किसी बुक में लिखा हुआ ना मिले, लेकिन मैं आपको ना एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। जब भी फंस जाएं आप इस ब्रह्मास्त्र का यूज कीजिए,
आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे आंसर, ये गारंटी है। पहला, आपको ऑडिट की प्रॉपर नॉलेज है, ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाता है। यस सर, यस सर, हमें कोई भी चीज दे दो, हम पहले उसका रोमन समझेंगे, हम फिर उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, हम फिर उससे रिलेटेड असर्शन चेक कर लेंगे। और बच्चों जैसे आप ये 3 बातें बोलते हो ना, आप आंख बंद करके याद रखो 7-8 पॉइंट तो आप किसी के बारे में भी निकाल दोगे। पहले आप रोमन समझोगे, फिर आप इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर दोगे, और फिर बेटा आप लोग उससे रिलेटेड असर्शन टेस्ट कर दोगे। कम ऑन, यस और नो? अच्छा, जनरल नॉलेज की भी जरूरत है। अब जिसको भाई शेयर कैपिटल में प्रीमियम कैसे यूटिलाइज करते हैं, प्रीमियम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रीमियम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ये पता ही नहीं है, तो भाई वो आंसर नहीं लिख पाएगा। और ये बातें आपको शायद क्लास 12 से सिखाई जा रही है, फाउंडेशन में भी सिखाई गई थी, एंड इंटरमीडिएट में भी जरूर आपको सिखाई गई होंगी लॉ के अंदर। बोलो हाँ के ना? तो जनरल नॉलेज भी मैं बोल रहा हूं कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे काम आएगी। आपको जितनी सीए में आपने कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले रखी है, वो सब आपको यहाँ पे बच्चों काम आ सकती है। राइट, बोल दो। अच्छा जी, अब ये जो बच्चों मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या है ये चार्ट, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। आपको किसी का भी आंसर लिखना पड़ जाए ना, आप उसमें 3 एलिमेंट जरूर डालना, ऑब्जेक्टिव, एक्शन एंड सोर्स। मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव, एक्शन एंड सोर्स। ऑब्जेक्टिव मतलब आप चेक क्या करने जा रहे हो, कौन सी असर्शन चेक करने जा रहे हो, कंप्लायंस विद एलआर चेक करने जा रहे हो, इंटरनल कंट्रोल चेक करने जा रहे हो। एक तो चीज होगी जो आप चेक करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैं साथ में एग्जांपल भी लेता हूं, पीपीई। पीपीई सब लोग समझते हैं, एएस बोलो कौन सा, एएस बोलो कौन सा, कम ऑन, AS10, शाबाश। AS10, मैं पीपीई की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करने जा रहा हूं, मैं पीपीई की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करने जा रहा हूं। तो बच्चों मेरे लिए ऑब्जेक्टिव हो गया, व्हाट एम आई चेकिंग, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मैं पीपीई की ओनरशिप चेक करने जा रहा हूं, सबसे पहले बच्चों मैं यही कर लूंगा कि भाई वी विल चेक दी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वी विल चेक दी ओनरशिप ऑफ दी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कम ऑन, अब देखो मैं कितनी बातें कर सकता हूं जनरल नॉलेज के बेसिस पे। आई विल चेक के इमूवेबल प्रॉपर्टी की, बच्चों ध्यान से देखना, मैं गलती कर रहा हूं पहले, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो इनवॉइसेस हो वो जो है कंपनी के नाम पे हो। टोको मुझे कहां पे गलती करी है मैंने, टाइटल डीड्स। इनवॉइस थोड़ा ना होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इवन पेपर और डॉक्यूमेंट भी ना लिख के मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्या वर्ड लिख के आए, टाइटल डीड्स। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नॉलेज आपकी वही पुरानी है, हर आइटम के हिसाब से आपने उस नॉलेज के अंदर वर्ड्स चेंज करने हैं और ऐसे दिखाना है कि हम तो इसी के बारे में बात कर रहे थे। बात समझ आई आपको? चेक में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ही कर रहा हूं, बट मैं भाई साहब जैसे ही इमेल प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं टाइटल डीड्स बोलने लग जाऊंगा। बोल दो, आ जाओ। बिल्कुल रिश्ता वही, सोच नहीं। तो ऑलवेज आपके आंसर में बच्चों आपको मेजरली 3 चीजें दिखेंगी। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव दिखेगा कि आप क्या चेक करने वाले हो, आप असर्शन चेक कर सकते हो, आप कंप्लायंस विद एलआर चेक कर सकते हो, आप उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक एक्शन वर्ड लेके आना है। एक्शन वर्ड क्या, व्हाट यू विल डू एज अ ऑडिटर टू चेक दैट, यानी कि आप AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से क्या लगा रहे हो। हेलो, बोल दो, बात समझ आती है? एंड पॉइंट नंबर 3 बच्चों हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखिए। फिर हम लोग बात करते हैं सोर्स की, कि हम जो चेक करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड सोर्स क्या होगा। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में मैं फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देखना चाहूंगा, या टाइटल डीड जो मैंने बोला, या इन्वेंटरी के केस में मैं उसके इनवॉइसेस देखना चाहूंगा। हेलो, बात समझ आती है? बोलिए। ये बच्चों आपके लिए बन जाएंगे सोर्सेस, कि किस सोर्स से आप चेकिंग करोगे, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा इनवॉइस, कौन सा रजिस्टर, कौन सा पर्सन। CFO, भाई साहब मैं CFO से बात करना चाहता हूं, मैं मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना चाहता हूं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, रजिस्टर, मैनेजर, CFOs एटसेट्रा, आपको ये सारे लोग भी अपने आंसर के अंदर लेके आने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। आप कोई भी आंसर लिखने बैठे बच्चों, आप लोग सिंपली स्पीकिंग इन तीनों चीजों का यूज करके वो आंसर लिख सकते हो। और ये कब यूज करना है, ये ब्रह्मास्त्र है बेटा, ये ऐसे रोज रोज नहीं चलाना होता है। जब कुछ ना समझ आए तो आप याद रखिए, आपको बच्चों अभी तक जो ऑडिट की नॉलेज है, स्ट्रेट फ्रॉम रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सबको मिला के इन 3 पॉइंट्स पे आंसर बना देना है। कौन से 3 पॉइंट्स पे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मैं कौन सी असर्शन चेक कर रहा हूं, क्या कंप्लायंस चेक कर रहा हूं, उसके बाद मेरा एक्शन क्या है, और फाइनली मेरे पास उस एक्शन को लेने के लिए सोर्सेज क्या है। इज दैट क्लियर? बोलिए
आइए मैं बच्चों आपको एक करके भी दिखाता हूं। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, आप कितने मर्जी एग्जांपल बना सकते हैं इसके ऊपर। पीपीई की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करनी है। सिलेक्ट, मेरा हो गया एक्शन। अ सैंपल ऑफ एसेट फ्रॉम द एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट इट्स इनवॉइस। एसेट रजिस्टर और इनवॉइस बच्चों में क्या बन गए? डॉक्यूमेंट्स बन गए, सोर्सेज बन गए। कम ऑन, यस और नो? बोलिए हाँ क्या ना। एंड फाइनली बच्चों मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं? वेरीफाई वेदर दे आर इन द नेम ऑफ द ऑडिटी, वेदर दे आर इन द नेम ऑफ द ऑडिटी, दैट इज दे आर इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। ओके, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया था कि भाई साहब नेम चेक कर रहा हूं मैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक कर रहा हूं मैं। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, बोलो हाँ क्या ना। तो ये बच्चों आपको ना एक इस चैप्टर को पढ़ने के लिए माइंडसेट बनाना है। देखो मैं आपको एक बार चैप्टर 11 के कुछ टॉपिक्स याद दिलाता हूं। चैप्टर 11 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या थे? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। याद आ रही है बातें? याद आ रही है बातें? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अपना प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इसमें ना बच्चों जो है वो है। अगर मैं आपसे बात करूं इंटीग्रिटी, तो बच्चे बोल देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट व्हिच यू नो दैट इज फॉल्स, मिसलीडिंग और इज प्रिपेयर्ड नेग्लिजेंटली। ये बातें आप बोल दोगे ना? कम ऑन, यस और नो? लेकिन बच्चों इस चैप्टर का ना एज सच कोई सर पैर नहीं है। इसमें अगर आप 4 पॉइंट लिखो, मैं 4 पॉइंट लिखूं, हम दोनों सही हो सकते हैं, हम दोनों को ठीक नंबर मिल सकते हैं और दोनों के पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जहां बच्चों शेड्यूल 3 की बात आ जाएगी, लॉ की बात आ जाएगी, वहां हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल 3 ने बोला इस तरह से डिस्क्लोजर करना है तो इस तरीके से डिस्क्लोजर करना है। एएस ने बोला कि साहब ये होना चाहिए, तो जैसे इन्वेंट्री, अब ये थोड़ी ना कि आप लिख के आओ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, मैं लिख के आऊं विच एवर इज लो, तो दोनों ठीक होंगे। जहां लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे वहां हमें वही लिखना है। उसके अलावा आप जो पॉइंट्स लिखना चाहते हैं लिखिए, दिल खोल के लिखिए, अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पे लिखिए। इज दैट क्लियर? हम इस चैप्टर को कैसे कवर करने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। देखो मैंने आपकी बुक में नोट्स दिए, अभी मैं आपको ये एग्जांपल्स भी कवर कराऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। मैंने आपकी बुक में बच्चों नोट्स दिए, शुरू में मैंने सारी असर्शन बता दी है, इवन मैंने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की असर्शन भी बता दी है। मुझे डर लगता है कि आई से अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई असर्शंस अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर 4 मार्क्स, तो आपको ये चारों लिख के आनी है। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। अब उसके बाद बच्चों चैप्टर कहां जाएगा, इधर देखना। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल शुरू करेंगे कि शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे होता है। अब उसमें देखो कितने सब टॉपिक्स हैं। जनरल ऑडिट प्रोसीजर, ये पॉइंट्स अगर आप बोलो सर मैं वर्ड बाय वर्ड रट सकता हूं, आई एम सॉरी आप नहीं रट सकते। इसमें देखो बच्चों ये कौन से फॉर्म्स हैं, ये कहां से आ रहे हैं मुझे बताओ, ये कहां से आ रहे हैं फॉर्म्स? कंपनीज एक्ट से आ रहे हैं, राइट? कंपनीज एक्ट की नॉलेज चाहिए। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, क्या इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम विदाउट सेक्शन 52 हो सकता है? तो हमको सेक्शन 52 की नॉलेज चाहिए। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं बच्चों भी आपको, ठीक है जी। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, फिर वेरिफिकेशन कैसे करोगे आप शेयर कैपिटल की। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, फिर इसमें वेरिफिकेशन आप लोग कैसे करोगे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 की ये होती है भाई शेयर कैपिटल को लेकर। इस तरह का बच्चों नेचर है इस चैप्टर का। और यहां पे आके कहीं जाके हम लोग जो है अपना क्या कवर कर पाएंगे, शेयर कैपिटल, यानी कि 5 पेज सिर्फ शेयर कैपिटल के ऑडिट पे हम लोगों को लगा दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट बच्चों कि आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊं, और जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रटवाने की भी कोशिश करूंगा। बट आप खुद समझ रहे होंगे कि दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि भाई सारे पॉइंट्स आप लोग एज इट इज वर्ड बाय वर्ड रट के चले जाए, है ना? बोल दो। तो आपने बस संयम बरतना है, पेशेंस दिखाने हैं, और मैं आप लोगों के साथ बच्चों पूरा चैप्टर आपको कराने को तैयार हूं। नहीं तो कई जगह आप देखेंगे टीचर बोलते हैं मैं चैप्टर करा ही नहीं रहे, और मेरे को डर लगता है। क्यों? आपको मैं ये बता दूं बच्चों, यस वेरी गुड, कृपेश ने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा। मार्क्स कवरेज ये आपको 12 से 15 नंबर का पेपर में आएगा, 10 तो मिनिमम मान के चलो, 10 से 15 सोच के देखो। ये बच्चों आईसीआई की सुपर पावर है। और इसी की तरह एक और चैप्टर अभी और है, वो भी 10 नंबर का आता है। सेम नेचर है दोनों चैप्टर का, वो भी 150 पेज का है, ये भी 150 पेज का है। 300 पेज तो तुम्हारी बुक के ही निपट गए। अब देखो मैंने आपको कल भी क्या सिखाया था, हार माननी है या भाई से सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन ढूंढना है, और सॉल्यूशन उसका यही है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर, अल्ट्रा क्लियर। फंस जाओ तो रामबाण चला देंगे, ब्रह्मास्त्र चला देंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं। कम ऑन, यस और नो? और जहां तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सवाल है वो हम रट के जाएंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। आ जाओ। अब देखो ये देखो बच्चों, ये आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इधर देखो ये एग्जांपल के फॉर्मेट में जो दे रखा है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है पीके गिरपड़े प्राइवेट लिमिटेड, बैलेंस शीट में दिखा रही है बिल्डिंग विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 150 लाख। तो ऑडिटर को क्या क्या एज्यूम करना चाहिए? कम ऑन, ऑडिटर को क्या क्या एज्यूम करना चाहिए इसको लेके?
ERCV एज्यूम कर लेना चाहिए, बोलो हाँ के ना, ERCV एज्यूम कर लेना चाहिए। ये बैलेंस शीट में 150 लाख की जब बिल्डिंग दिख रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर 1 बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, दैट इज एग्जिस्टेंस। नंबर 2 पीके गिरपड़े प्राइवेट लिमिटेड ओन और कंट्रोल करता है इस बिल्डिंग को, दैट इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। नंबर 3 building has been valued accurately in accordance with the measurement principle, valuation assertion. And number 4 all buildings owned and controlled by company PK Girpade are included with the carrying amount of 150 lakh, यानी कि सारी की सारी बिल्डिंग्स जो है वो रिकॉर्डेड है, कोई भी अनअकाउंटेड बिल्डिंग जो है वो नहीं है। अब इसी में बच्चों एक और असर्शन ऐड कर देंगे, कौन सी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। वो शेड्यूल 3 के हिसाब से भाई साहब कैसे कैसे इसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए वो भी लिखाएंगे। डन, बोलिए। सारी असर्शंस विद एग्जांपल बच्चों मैंने नीचे समझा रखी है, ऑल्दो हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, मैं फिर भी आपके लिए एक बार रीड करना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं जब हम ये चैप्टर पढ़ने बैठे हैं तो आपके मन में असर्शंस को लेकर डाउट ना हो। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में हम लोग क्या चेक करते हैं, इन्वेंट्री बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं, इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्टेड एट द पीरियड एंड, बोल दो। अच्छा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हम लोग क्या चेक करते हैं कि भाई एंटिटी ओनर कंट्रोल द इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, याद रखें अगर बच्चों एंटिटी एनी इन्वेंट्री हेल्ड बाय एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर एंटिटी, याद करो इस बार मेरे फ्रिज में भाई साहब कोई मिल्क और कर्ड रखवा के गया है, वेदर इट शुड बी काउंटेड इन माय इन्वेंट्री बैलेंस, आंसर इज नो, बिकॉज आई डोंट ओन एंड कंट्रोल दैट इन्वेंट्री। आ जाओ, कंप्लीटनेस, जितनी भी इन्वेंटरी यूनिट्स हैं वो सारे प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होने चाहिए। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बच्चों हम लोगों को पता है वैल्यूएशन क्या होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, राइट। इसमें एक असर्शन और जोड़ देंगे जो मैंने आपको बच्चों जोड़ के दिखाई भी यहाँ पे इन्वेंटरी वाले केस में, कहां थी प्रेजेंटेशन एंड कम ऑन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, लो भाई लो, ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, शेड्यूल 3 ले आएंगे बीच में। बात समझ आती है, चैप्टर का नेचर समझ में आया बच्चों। मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत कंसाइज करके बच्चों इस चैप्टर को 39 पेजेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, राइट। हम लोग पूरा कवर करेंगे, पूरा, ओके। इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करते हुए पूरा कवर करेंगे, जहां हमें लगेगा बहुत जेनरिक बातें हो रही हैं वहां हम असर्शंस का यूज करके, ऑडिट प्रोसेस का यूज करके आंसर लिखाएंगे। डन, बोल दो। चलिए जी, तो ये हो गई बच्चों हमारी बातें आज की क्लास की। वेलकम टू दी चैप्टर नंबर 5 ऑफ न्यू सिलेबस, एंड यस दिस इज अ स्कोरिंग चैप्टर, दिस कैन बी अ स्कोरिंग चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर हमारे करे हुए क्वेश्चंस आ गए जिसके चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, सर ऐसा कैसे, भाई पूरी बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए सब कवर कर दिए मैंने। अब उसके आने के चांसेस जो है हम लोग बस ये देख रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं कि अगर ये सेम क्वेश्चंस आ गए तो हम लोग बच्चों अच्छे नंबर स्कोर करके आएंगे। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, यस और नो, बस ये हमारी कैलकुलेशन है। आज की क्लास बच्चों इतने ही, आपसे मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आपके अब कुछ डाउट्स वगैरह ले लेते हैं, प्लस रिवीजन वीडियो भी शूट कर देते हैं। आ जाओ मेरे साथ।